हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा रूरल लाइवहुड यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का लोगों का जो जीवन होता है वो किस तरीके से होता है, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, क्रॉप्स हो गए, किस तरीके से उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके लाइफ में, उनके लाइफ के सर्वाइवल में। तो आज हम इस चैप्टर में यही सब चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि जो पीपल हैं, जो गांव में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं और उनकी जो लाइफ है वो किस तरीके से गांव में रहती है, तो हम उसको इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम 3 स्टोरी डिस्कस करेंगे। पहली होगी तुलसी की, दूसरा होगा शेखर का, और तीसरा होगा हमारा जो अरुणा और प्रविलन का। जो कि ये तीनों स्टोरी में हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि जो गांव के जो किसान है वो किस तरीके से एक यानी कि कर्ज के नीचे दब जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे दो जो बड़े किसान यानी कि जो 2 बड़े फार्मर है, जिसे हम जमींदार कह सकते हैं, रामलिंगम और करू थम्मर के बारे में इसमें समझेंगे कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है और इन दोनों की जो लाइवहुड है वो कैसी है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर लेबर और जो फार्मर है इंडिया के अंदर, उनकी कंडीशन कैसी है। ये जो हमारी 3 टॉपिक है, ये सारी चीज़ें हम किस पे समझेंगे, तो यही 3 स्टोरी के बेस पे हम इसको समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नागालैंड का जो एक गांव है, जो कि है कि चिमेजी, जो कि नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हम ये समझेंगे कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपना एग्रीकल्चर करते हैं और किस तरीके से अपने लाइफ को चलाने के लिए मनी अर्न करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए समझना है क्योंकि जो चैप्टर 8 है, गांव का जो जीवन है, ग्रामीण जीवन है लोगों के लिए, वो कैसा है। क्योंकि जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जो हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब जो हमारी कंट्री में जो विभिन्नताएं हैं, तो उस विभिन्नताएं के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो भी हमारे जो रूरल लाइफ हो गया या अर्बन लाइफ हो गया, क्योंकि जो हमारा चैप्टर 9 है वो अर्बन लाइफहुड के बारे में यानी कि शहरी जीवन के बारे में। तो उससे पहले हम समझेंगे कि जो रूरल यानी कि गाँव का जो जीवन है वो कैसा होता है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें हमारी मात्र 3 स्टोरी के बेस पे चलेगी, तुलसी, शेखर और जो हमारा अरुणा है उसके बेस पे। तो जैसे कि यहाँ पे एक गांव दे रखा है, कालीपट्टू नाम का एक गांव दे रखा है, जिसमें कि क्या है, वहाँ का एक जमींदार है जिसका नाम क्या है, रामलिंगन। और जो कालीपट्टू विलेज है वो क्या है, तो तमिलनाडु में ये एक गांव है, जिसमें क्या है अलग अलग तरीके के जो पीपल है, वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं। जैसे कि कोई फार्मर है, किसी का अपना शॉप है, तो कोई मंडी में जा कर के अपने वेजिटेबल सेल करता है, कोई किसी का हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, किसी का मट्टी से बनाने का दुकान है, जो कि मट्टियों से मटके से बना करके दुकान में बेचा करते। तो अलग अलग तरीके के वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में पैसा अर्न करने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग तरीके की काम करते हैं। जैसे कि वहाँ पे उस विलेज में कुछ छोटे से शॉप है, जिसमें कि हमारा राशन सबका दुकान हो गया, फिर हमारा जैसे नाई का दुकान हो गया, कपड़े का दुकान हो गया, टेलर का दुकान हो गया, फर्टिलाइजर्स का दुकान हो गया, और जो सीड सब है, क्रॉप के जो सीड सब है, तो वो उस गाँव में कुछ शॉप है, वो उसके बारे में बताया गया है। अब जो बात है हमारी जो तुलसी की, अब बात करते हैं हम तुलसी की। जो स्टोरी है वो अपनी स्टोरी में बताते हुए ये कहती है कि जो तुलसी है और उसके साथ के जो कुछ लोग हैं वो रामलिंगन की ज़मीन पर क्या करते हैं, तो काम करने, जो खेती है उसका काम करते हैं। उसके परिवार के पास जो है कलपट्टू यानी कि कलपट्टू में 20 एकड़ ज़मीन है। तो किसके पास, यहाँ पे जो रामलिंगन है, तो उसके बारे में तुलसी बता रही है कि जो रामलिंगन है उसके पास कलपट्टू में टोटल कितने, तो 20 एकड़ ज़मीन है। तो जो हमारी तुलसी है वो शादी से पहले और शादी के बाद जो है कलपट्टू के ही ज़मीन पे क्या करती है, तो वो काम करती है। उसके बाद जो तुलसी है अपनी आगे की स्टोरी में बताती है कि वो सुबह 8:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक कलपट्टू के ज़मीन पे क्या करती है, तो वो काम करती है। और जो
वो हम तुलसी है तो उसको काम करते टाइम कौन सुपरवाइज करता है, तो जो रामलिंगन की जो पत्नी है, वाइफ है, वो उसको काम करने टाइम सुपरवाइज करती है। फिर आगे जो तुलसी है वो कहती है कि जो तुलसी को साल भर काम नहीं मिलता, उसको साल के कुछ ही महीने काम करने का मौका मिलता है, जैसे कि जून के महीने में, उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में, फिर हो गया उसको नवंबर दिसंबर के महीने में। यानी कि जो तुलसी है उसको साल के सिर्फ 4 बार यानी कि 6 महीने के लिए उसको काम करने को मौका मिलता है। जैसे ही बात जून जुलाई की आती है तो वहाँ पे उसको किस चीज़ का, तो बाड़ी बगाने का काम मिलता है। जैसे ही अगस्त आता है तो रोपाई का काम मिलता है। अक्टूबर नवंबर में उसको निराई का काम मिलता है, और जो नवंबर और दिसंबर हो तो उसमें उसको कटाई का काम मिलता। तो मतलब यहाँ पे जो तुलसी है वो कहती है कि उसे साल भर काम ना मिल करके साल के कुछ ही महीने इसमें काम मिलते हैं। फिर आगे तुलसी अपने स्टोरी में ये बताती है कि जो वो काम करती है वो खेत में धान रोपने का काम करती है। जब भी धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तब वो क्या करेगी, रामलिंगन से निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। यहाँ पे जो तुलसी है वो कहती है कि पहले तो वो क्या करेगी, जैसे ही मानसून का सीजन आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगी, तो धान को लगाने का काम करेगी। जैसे ही धान की निराई और कटाई का काम आएगा तो रामलिंगन जो है फिर दोबारा तुलसी को इस काम के लिए बुलाएगा, जो कि उसे क्या करता है, 40 रुपए दिन का पगार देता है। फिर वो आगे जो तुलसी है वो कहती है कि गांव के जो मजदूर हैं, मेरे गांव उसके गांव के जो मजदूर हैं उसके रेट क्या है, यहाँ के थोड़े कम है। फिर भी मजदूरी के लिए यहाँ आती है। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर वह मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाएगा। ये जो तुलसी है वो अपनी स्टोरी में बता रही है। फिर तुलसी कहती है कि जो मेरे पति रमन है, यानी कि जो तुलसी है उसका हस्बैंड का नाम क्या है, तो उसके हस्बैंड का नाम रमन है। तो वो कहती है कि जो उसका हस्बैंड जो रमन है वो क्या है, एक लेबर है, यानी कि एक मजदूर है हमारे घर के पास। मतलब फिर वो तुलसी कहती है कि उसके पास कोई भी जमीन नहीं है जिसपे वो क्या करे, खुद खेती करे, इसलिए वो क्या करते हैं, रामलिंगन की जमीन पर जाकर के खेती करती है। फिर कहते हैं साल के इन महीनों में वह खेत में कीड़े की दवाई छिड़कता है। जब खेत में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान के पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों के मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने वाले के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर के सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और साफ सफाई करती हूँ। दूसरी औरत के साथ जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाना, घर के लिए पानी भर करके लाना। और तो ये जो तुलसी है वो अपनी स्टोरी में बता रही है कि जो उसका जो काम है वो सिर्फ खेतों का काम ही नहीं, वो खेत के काम करने के अलावा भी क्या करती है, घर के कुछ काम करते हैं। जैसे कि उसने गिनाया कि गांव के महिलाओं के साथ जा कर के लकड़ी लाना, पानी ढो कर के लाना, घर के लिए काम करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना सबके लिए। तो यहाँ पे तुलसी कहती है कि मुझे इन सब ये सब जो घर का काम है, मुझे उस घर का काम करने का कोई भी पगार या पैसा नहीं मिलता है। फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में कहती है कि जो उसका हस्बैंड रमन है, जब फसल लगाने का मौसम आता है तो जो रामलिंगन है उसके खेत में उसके हस्बैंड को क्या है, तो जो कीटनाशक दवाई है उसको छिड़कने का काम मिल जाता है। उसके बाद जब एन महीने जब काम नहीं रहता है तो पास के शहरों में जा कर के जैसे नदी से बालू निकालना, पत्थर निकालना, तो उस जगह पे पहुंचाना जहां मकान बने, तो वो उनका काम करने लगता है, जिससे कि क्या है, घर का राशन पानी आता है। फिर जो तुलसी है वो कहती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो घर के लिए सामान लाता है और वो घर का काम करती है। इस तरीके से तुलसी कहती है कि हमारा काम बटा हुआ है। इसमें तुलसी की 2 बेटियां भी होती हैं, जिसमें से तुलसी कहती है कि जो उसकी 2 बेटी हैं वो उसके परिवार के लिए क्या है, एक खुशी का सहारा है। तो तुलसी कहती है अपने स्टोरी में कि पिछले साल उसकी एक बेटी बीमार पड़ जाती है, जिसके वजह से उसका इलाज वो शहर में करवाती है। तो वहाँ का जो
उसके इलाज का जो बिल था वो ज़्यादा आने के कारण उसे अपनी एक गाय बेचनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो गांव जैसे जो इलाके हैं तो वहाँ पे क्या है, जो किसान है उनके लिए एक जानवर भी क्या है, तो एक संपत्ति की तरीके से वो मानते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। फिर हाँ, तो ये तुलसी की स्टोरी थी जिसमें से उसने अपने काम के बारे में बताया कि वो किस तरीके से काम करती है, उसको कितना पगार मिलता है काम करने का, और ये बता दी कि उसको पूरा साल भर काम नहीं मिलता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको उसका कोई भी पगार नहीं मिलता है। अब बात करते हैं शेखर की स्टोरी की। शेखर एक ऐसा किसान होता है जिसके पास क्या है, कुछ जमीनें होती हैं। अगर हम उसके स्टोरी की बात करें तो धान अपने घर ले, जैसे कि जो शेखर है उसके पास जो कुछ जमीन है उसमें वो क्या करता है, हम यहाँ धान अपने घर ले जाना है, मेरे परिवार के लिए अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है, हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे गांव के किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में मैं उनकी खेत में कटाई कर देता हूँ। यहाँ पे जो शेखर है वो अपनी स्टोरी बता रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है जिसमें से वो क्या करता है, खुद ही काम करता है, और बदले में अगर उससे काम अकेले नहीं हो पाता है तो वो बगल के गांव से कुछ किसानों को बुला करके ले आता है जिससे कि वो उसकी हेल्प हो सके। और जो शेखर है बदले में वो पास के गांव में जा करके लोगों की, जो किसान है उनकी हेल्प कर देता है। फिर जो शेखर है वो अपनी स्टोरी को आगे बताते हुए बोलता है कि जो व्यापारी है मुझे उधार पर बीज और खाद दे देता है, इससे चुकाने के लिए कुछ थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो शायद ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसके उधार भी तो चुकाना है। यहाँ पे जो शेखर है वो कहता है कि जो वो खेत में जो काम करता है, अपने खेत में जो वो खुद ही काम करता है, तो उसके लिए जो उसको फसल उगाने के लिए जो बीज और जो फर्टिलाइजर सब चाहिए होता है, तो उसके गांव का जो व्यापारी है वो उसको वो उधार पर दे देता है। बदले में क्या है कि शेखर जो भी अपने खेत पे उगाएगा उसको उसी व्यापारी के पास जाकर के बेचना होगा। शेखर कहता है यदि मुझे कर्ज अगर वही फसल वो बाजार में जाकर के बेचे तो उसे उसका ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो उस व्यापारी के पास इसीलिए बेचता है क्योंकि शेखर को उस व्यापारी का कर्ज भी चुकाना होता है। व्यापारी ने किसानों को जब भी व्यापारी, शेखर कहता है जब भी व्यापारी हम किसानों को उधार देता है, लोन देता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही फसल कटने का टाइम आता है तो जो व्यापारी होता है अपने एक एजेंट को भेज करके उन सभी फार्मर्स को ये याद दिलवाता है कि उसको व्यापारी का कर्ज भी चुकाना है। फिर जो शेखर है वो अपनी स्टोरी में कहता है कि वो कुल कितना, तो 60 बोरी धान मिलेगा। यानी कि जो शेखर है वो कहता है कि उसको जो धान उगाता है अपने खेत में टोटल उसको कितना, तो 60 बोरी यानी कि 60 बोरी उसको टोटल मिलेगा, जिसमें से क्या करेगा वो कुछ अपने हिस्से में रख करके बाकी वो क्या करेगा, जाके व्यापारी के पास बेच देगा, जिसका जो उधार लिया है वो उसको उधार चुका देगा। शेखर कहता है कि व्यापारी का उधार सब चुकाने के बाद उसके हिस्से में कुल कितने, तो 8 मतलब कुछ उसके हिस्से में जो धान आते हैं वो सिर्फ 8 महीने ही चल पाते हैं, बाकी के 4 महीने और गुजारा करने के लिए वो क्या करता है, पास के गांव में जाकर के एक काम ढूंढता है। जैसे कि जो रामलिंगन है तो उसके पास जो एक धान चावल का एक मिल है जिसमें वो जाकर के काम करता है। तो ये था शेखर की स्टोरी। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तुलसी और शेखर की स्टोरी में, तो तुलसी के पास कोई भी जमीन नहीं थी और वो दूसरों की जमीन पर जाकर के काम करती थी जिसका उसे पगार मिलता था। यहाँ पे अगर हम बात करें शेखर की, तो शेखर के पास अपनी जमीन होती है जिसमें वो खुद ही अपनी जमीन पर काम करता है, लेकिन जो बीज जो फर्टिलाइजर सब होता है उसके लिए उसे व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और बदले में जो भी फसल उगाता है वो अपने व्यापारी के पास ही बेचना होता है। अब बात करते हैं, अगर हम इन दोनों स्टोरी में देखें तो किसान किस तरीके से क्या है, तो कर्ज के नीचे दब जाते हैं।
अगर हम बात करें जो व्यापारी सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो कि वहाँ के जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनको वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो के वजह से, या अगर फसल में कोई डिजीज लग जाने की वजह से, या अगर किसी फसल में कीड़े मकोड़े लग जाने से यदि फसल खराब हो जाता है, फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसमें जो छोटे फार्मर्स होते हैं तो उनका जो कर्ज होता है वो और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो जमींदार जो व्यापारी सब होते हैं वो जो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट रेट पे वो छोटे किसानों को फर्टिलाइजर के लिए लोन देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस लोन पे भी क्या करते हैं, डबल लोन लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लोन होता है वो कभी भी माफ, मतलब उनका लोन कभी भी जो कर्ज है वो खत्म नहीं हो पाता। जिसकी वजह से क्या है, जो बड़े व्यापारी हैं उन जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी जमीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स जो व्यापारी से जो लोन लेकर के रखते हैं वो लोन बढ़ते जाता है। अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर फार्मर का फसल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इस कारण से क्या है, तो उस किसान पर और ज्यादा कर्ज पड़ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अगर शेखर का फसल अगर खराब हो जाए तो इस स्थिति में क्या होगा कि जिस व्यापारी से उसने कर्ज ले रखा है उस व्यापारी का कर्ज शेखर पर और ज्यादा बढ़ सकता है या बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो शेखर के सर पे जो लोन है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो गांव के जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इस तरीके से जो कर्ज है उसके नीचे दब जाते हैं। अगर अब बात करें हम जो हमारे रामलिंगन और जो करटू है, मतलब जो हमारे रामलिंगन और जो करुथम्मा है उसके बारे में अगर बात करें, तो जो रामलिंगन है तो रामलिंगन के पास जमीन के अलावा अब परिवार यानी कि जो रामलिंगन है उसके पास जमीन के अलावा क्या है, एक चावल की मिल है और बीज कीटाणु बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगा रखा है और थोड़ा सरकारी बैंक से उसने कर्ज लिया था, वहीं पे जो कि वे कलपट्टू और आसपास के गांव को ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के इलाकों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो ये जो हमारा रामलिंगम था, तो मतलब ये एक बड़ा फार्मर होने की वजह से क्या है, तो इसको जो बैंक से लोन था वो कम रेट पे मिल जाता है और वो बैंक का जो लोन है इजीली चुका देता है, क्योंकि इसके पास इसने अपने पैसे कहीं और अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे कि चावल की मिल हो गई, फिर वो जो फर्टिलाइजर्स की दुकान हो गई, तो इन सब में उसने पैसे लगा रखे थे, जिसके वजह से जो रामलिंगन थे उसकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। अगर अब बात करें हम एग्रीकल्चर, अगर हम भारत के खेतीहार मजदूर और किसान की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेतीहार मजदूर हैं, जैसे शेखर की तरह कुछ छोटे किसान हैं, और रामलिंगन जैसे क्या है कुछ बड़े किसान हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, 80% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास जमीन या तो खुद की लैंड नहीं है, और अगर किसी के पास लैंड है तो वो बहुत ही कम मात्रा में है, और 20% ऐसे फार्मर है जो कि क्या है, रामलिंगन की तरह है, जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं और उनका अपना एक अलग व्यापार चलता है। अगर हम शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटा पड़ जाता है, और भारत की जो 80% जो किसान है वो इसी हालत में है, और जो 20% किसान है वो किसकी हालत में है, तो वो रामलिंगन की तरह है हमारे देश में। अगर हम ऐसे किसान गांव के अधिकार जमीन पर क्या होता है कि खेती करते हैं, उनकी उपज का बहुत बड़ा जो भाग है वो बाजार में बेचा जाता है, और कई बड़े किसान के अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए जाते हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा लगाना, छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी कंट्री है उसमें अगर जो 20% जो बड़े फार्मर है वो क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर से जो भी वो कम रेट पे जो फसल खरीदते हैं वो मार्केट में जाकर के ज्यादा रेट पे वो क्या करते हैं, बेच देते हैं, और उससे जो प्रॉफिट मिलता है उसका पैसा वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके, जैसे कि फर्टिलाइजर की दुकान हो गई, मिल हो गई, इस सब में पैसा लगा करके वो क्या करता है, अच्छा खासा कमाई कर लेता है।
अगर हम यहाँ पे अब बात करें कि जो हमारा नागालैंड में जो एक गांव है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिजामी, तो जो कि नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इस गांव में बात करें तो इस गांव में जो खेत है वो क्या है, एक जीनामा अनुसार है, यानी कि जो सीढ़ी होता है, यानी कि जो जीना होता है, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे ये इस टाइप में वहां का जो खेत है वो इस तरीके से यानी कि सीढ़ी के शेप में वहां पे पाए जाते हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप बना करके वहां पर खेती का काम करते हैं। अगर हम यहाँ जो नागालैंड में जो सीढ़ी नुमा जो वो है खेती है, वो उस वहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि हमारा वहाँ पे जो सीढ़ी नुमा जो वहाँ पे माना जाता है जो जमीन है, क्योंकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या है, वहाँ पे एक सीढ़ी नुमा वहाँ पे जमीनें पाई जाती है, जहाँ पर 6 से 8 लोग क्या करते हैं, अपना ग्रुप बना करके सबसे पहले क्या करते हैं, जो छोटे छोटे भागों में उन्हें बांट लेते हैं और क्या करते हैं, उसको पास एक इस तरीके से लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, तो पानी इसके नीचे ठहर सके। उसके बाद वो अपनी धान की खेती शुरू करते हैं। यानी कि जो चिमानी के जो लोग के पास क्या है, अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी अपना काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह बैठ करके खाना खाता और कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। इस स्टोरी में यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई, जो नागालैंड का जो चिनेमा गांव है वहाँ पे जो जमीनें हैं वो इस तरीके से यानी कि जीने की तरह है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, सबके पास अपनी जमीन होने के बाद भी वो 6 से 8 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और सब क्या करते हैं, एक दूसरे के खेत में काम करते हैं। सीढ़ी नुमा अनुसार होने की वजह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ की जो घास है ना उसको साफ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो खेत का जो किनारा होता है वहाँ पे एक दीवार जैसा खड़ा करके, जो मट्टी का ही दीवार जैसा खड़ा करके वो क्या करते हैं, वहाँ का जो पानी होता है बरसात के मौसम में, तो उसको वो उस खेत में रोक करके रख लेते हैं, जिससे वो फिर धान उगाते हैं। अगर अब बात, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जो नागालैंड में जो चिजामी नाम की जो गांव है जो कि फेक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे किस तरीके से लोग खेती करते हैं अपना खेत होने के बाद भी। अगर अब हम बात करें यहाँ पे कि जो अब हम यहाँ पे स्टोरी डिस्कस करेंगे किसकी, तो अरुणा और पाली विलन की। तो जो अरुणा और पाली विलन है वो क्या है, तो एक ऐसे गांव में रहते हैं जो कि कालीपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है और समुद्री तट के किनारे उनका गांव है, जहाँ पे लोग अपने आजीविका को चलाने के लिए क्या करते हैं, तो पास में समुद्र होने की वजह से उनके पास एक छोटी सी नाव है जो कि जिसमें मोटर लगा हुआ, वो उसकी मदद से समुद्र में जाते हैं और वहां से मछलियां पकड़कर लेकर के आते हैं। यहाँ जो अरुणा है वो अपनी स्टोरी में बताती है कि जो मछली पकड़ने का जो काम है वो उसमें इसके हस्बैंड, इनके जीजा और इनके भाई इस काम में है। वे सुबह 2 बजे समुद्र में जाते हैं और सुबह 7 बजे तक मछलियां पकड़कर लाते हैं। जो अरुणा है वो अपने आगे स्टोरी में बताती है, जब उसके हस्बैंड और जो उसके कुछ परिवार के सदस्य जब मछली पकड़ करके ले आते हैं तो वो क्या करती है, मछलियों को 2 हिस्सों में बांट लेती है। पहला हिस्सा जो होता है वो घर के लिए होता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो बाजार में बेचने के लिए होता है। जो पहला हिस्सा होता है वो घर में अपने घर में उसको बना करके खाने के लिए होता है, जिससे कि वो अपने फूड की तरीके से रखते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है जब वो बाजार में बेच करके आते हैं तो उसका जितना भी पैसा अर्न होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहले जो 3 हिस्से जाते हैं वो 3 हिस्सा उन लोगों के पास जाता है जो समुद्र में जा करके मछली पकड़ करके लाते हैं, और जो चौथा हिस्सा है वो उस शख्स को जाता है जो कि नाव को चलाता है और जाल समुद्र में जाल को फेंकता है। तो यहाँ पे जो अरुणा है वो अपनी स्टोरी में बताते हुए कहते हैं कि एक बार उसके जो घर के सदस्य थे वो सारे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन काफी देर हो जाने की वजह से वो घर नहीं लौट कर आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो जैसे ही उसके परिवार के सदस्य घर आए तो उन्होंने कहा था कि
आज वो समुद्र में वो तूफान की वजह से फंस गए थे, इसलिए उन्हें आने में लेट हो गया। तो वो यहाँ पे बताती है कि जब उसके परिवार के सदस्य समुद्र में फंस गए थे तो उसे इस बात की चिंता हो गई थी, क्योंकि वो तो इस गहरे समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, तो उसे इस बात की चिंता हो गई थी कि शायद वो घर लौट के आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो परिवार का पूरा सदस्य था, यानी कि परिवार के जितने भी जो पुरुष के सदस्य थे वो सभी मछली पकड़ने समुद्र की गहराई में जाते थे। तो यहाँ पे जो अरुणा है वो अपनी स्टोरी में बताती है कि जो नाव है और जो जाला है वो उनका खुद का है, इसलिए जो नाव का जो हिस्सा है वो भी उन्हीं के हिस्से में आ जाता है। तो जो अरुणा है वो स्टोरी में बताती है कि उसने अपने नाव के लिए वो नाव में जो एक छोटा सा इंजन लगा हुआ उसके लिए उसने बैंक से लोन ले रखा है, और बैंक से लोन ले करके उसने बाजार से एक इंजन खरीद करके अपने नाव में लगा दिया, जिसके वजह से क्या है वो समुद्र के काफी दूर तक जा करके ज्यादा मछली पकड़ के ला पाते हैं। तो इस स्टोरी में हमें ये पता चल रहा है कि जो गांव है, गांव के अंदर क्या है, किस तरीके से लोग अपना डिफरेंट तरीके से लोग अपना जीवन को यापन कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कलपट्टू की, तो वहाँ पे जो किसान है वो जो रामलिंगन है तो उसकी खेत में काम करते हैं। अगर हम वहीं बात करें शेखर जैसे किसान के, तो शेखर जैसे किसान के पास खुद की जमीन होने के बाद भी तो जो भी उसके जरूरतों की सामान है उसके वो भी उसके लिए वो जमीन उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे अपने गांव के व्यापारी के लिए के पास जाकर के लोन लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो हमारा अरुणा है उसकी स्टोरी से हमें ये पता चल रहा है कि जो समुद्र के किनारे के जो लोग हैं तो उनका जीवन किस तरीके से मुश्किलों से भरा हुआ रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चैप्टर 8 है, गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका है लोगों का वो किस तरीके से है और किस तरीके से अलग अलग गांव मतलब अलग अलग लोग अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं और किस तरीके से उनका जो लाइफ है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में वो सर्वाइव करते हैं। तो क्योंकि इसमें हमने जो ये 3 स्टोरी दिखाया, 3 स्टोरी 3 कंडीशन को दिखा रहा था। जैसे कि तुलसी एक ऐसे किसान से बिलोंग कर रही थी जिसके पास कोई जमीन नहीं था। शेखर एक ऐसे किसान से बिलोंग कर रहा था जिसके पास जमीन तो था लेकिन उसके पास जो भी उसकी ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए उसकी ज़मीनें कम पड़ रही थी। और जो हमारी तीसरा स्टोरी था अरुणा का, तो उसमें क्या था कि अर्निंग अच्छी होने के बाद भी जो लाइफ है वो क्या है किस तरीके से खतरों से घिरा हुआ रहता है। तो और फिर हमने इसमें ये देखा कि अगर हम तुलसी और शेखर की स्टोरी की बात करें तो हम इसमें ये हम ये देख सकते हैं कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो किस तरीके से अपनी अर्निंग ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं और किस तरीके से वो जो छोटे किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड करके हाई इंटरेस्ट रेट पे वो क्या करते हैं तो टैक्स यानी कि पैसा अपना लेते हैं। लोन टैक्स यानी कि जो लोन इंटरेस्ट है वो किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों की स्टोरी पे अगर हम ये भी देखें कि हमारी कंट्री में जो किसान की जो हालत है वो किस तरीके से 80% जो है हमारे देश में तुलसी और शेखर जैसे किसान है और 20% जो है वो किसके जैसे तो रामलिंगन जैसे हमें किसान अपने देश में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चैप्टर 8 है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस अगले चैप्टर में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।